सो चैप्टर नंबर 1 है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहानी से शुरू करते हैं। देखो इस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम समझेंगे। सभी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम तो कभी ना कभी सुना होगा। हड़प्पन सभ्यता भी इसे हम कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। वो जो मूवी आई थी ना मोहनजोदारो, वो तो बहुत सारे लोगों ने देखी थी। हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने, कई बच्चों ने देखी होगी, है ना। तो उसी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमारा ये चैप्टर है। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब भी मैं बोलती हूँ तो आपको क्या याद आता है? आपको याद आते होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो बिल्डिंग्स, वो घर वगैरह, वो पोट्री याद आती होगी, बीड्स याद आते होंगे, सील्स भी याद आती होंगी। ठीक है, तो उन्हीं चीजों के जरिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे हिस्टोरियंस ने भी इसी सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश की है। यानी कि बहुत सारी रिटन चीजें तो मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, लेकिन हम उन्हें आज तक भी पढ़ नहीं पाए हैं क्या लिखा हुआ है। देखो जैसे कि ये सील बनी हुई है, ठीक है, ये सील हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिली है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या आपको समझ में आ रहा है? आर्कियोलॉजिस्ट भी आज तक समझ नहीं पाए हैं, हिस्टोरियंस भी समझ नहीं पाए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही बताया गया है। जो उनकी ब्रिक्स मिली है, बीट्स मिले हैं, बोन्स मिले हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हमने इनकी सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश की है। दीज आर द सोर्सेस थ्रू विच वी हैव ट्राइड टू रिकंस्ट्रक्ट देयर सिविलाइजेशन। देखो सबसे पहले बात की गई है हड़प्पन सील की। हड़प्पन सील एक बहुत अलग सी चीज है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलती है। ये जो आप इमेज देख पा रहे हो फिगर 1.1, सो ये एक हड़प्पन सील है। ये जो सील होती थी ना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलती थी। ऐसी बहुत सारी सील जो है खुदाई करते वक्त हमें देखने को मिली। ये सील स्टीरोटाइट नाम के एक पत्थर से बनी होती थी एंड सील के ऊपर बहुत सारे ऐसे फोटोज बनी होती थी, ऐसे चित्र बने होते थे जिन्हें हम मोटिव्स कहते हैं, और साथ ही साइंस भी बने होते थे। लेकिन हमें समझ में नहीं आया है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली है जिसपे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बट क्या लिखा हुआ है, वो स्क्रिप्ट क्या कहती है, वो आज तक भी अनडिसाइफर्ड है, यानी कि आज तक भी उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी हम आज के टाइम पे जानते हैं वो उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू ही जानते हैं। यानी कि जो भी खुदाई में मिला है, चाहे वो घर है, चाहे वो सील्स हैं, चाहे वो बीड्स हैं, कुछ भी हमें पता है ना, वो हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू ही पता चला है। क्योंकि रिटन एविडेंस को आज तक भी हम समझ ही नहीं पाए हैं, तो हमें क्या पता क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। समझ में आया? इजी है। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी 3 फेजेस में, 3 टाइम पीरियड्स में बांटा जाता है। अर्ली हड़प्पन, फिर मैच्योर हड़प्पन, फिर लेट हड़प्पन। 3 टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन को बांटा जाता है। अर्ली हड़प्पन यानी कि 2600 बीसी से पहले के टाइम पीरियड को अर्ली हड़प्पन कह देते हैं। 2600 टू 1900 बीसी वाले टाइम पीरियड को मैच्योर कह देते हैं, एंड फिर 1900 के बाद वाले टाइम पीरियड को लेट हड़प्पन कह देते हैं। मैंने क्या बोला? हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में बांटा जाता है, अर्ली, मैच्योर और लेट में। तो इस चैप्टर में हम मैच्योर हड़प्पन फेज को पढ़ने वाले, यानी कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, 2600 टू 1900 बीसी वाले टाइम पीरियड को। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैच्योर हड़प्पन वाले टाइम पीरियड से पहले कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, कोई भी हमें ऐसा टूल एविडेंस नहीं देखने को मिला। हमें मैच्योर हड़प्पन यानी कि 2600 टू 1900 बीसी वाले टाइम पीरियड को ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इससे पहले हमें कुछ नहीं देखने को मिला? इससे पहले भी हमें देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले जो पोट्री मिली है, जो एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, ये सारी चीज बहुत अलग थी। उस टाइम पे सेटलमेंट्स भी इतनी बड़ी नहीं होती थी। जो मैच्योर मतलब कार्बन डेटिंग होती है ना, वो सब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है, जिसके थ्रू हमें पता चला कि जो पहले सेटलमेंट्स होती थी ना, मैच्योर हड़प्पन के टाइम पीरियड में तो बहुत बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स होती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी। लेकिन अर्ली हड़प्पन वाले टाइम पीरियड में इतनी बड़ी सेटलमेंट्स, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है हमें नहीं देखने को मिली। ऐसा माना जाता है पहले इस टाइम पे कुछ लोग रहते होंगे, छोटे छोटे घर होते होंगे, फिर एक ब्रेक आया था। उसके बाद एक बहुत अच्छा, बहुत लार्ज स्केल पर एक नया कल्चर फ्लोरिश हुआ, एक नई सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई, जिसमें बहुत बड़ी 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 बिल्डिंग्स होती थी, बहुत अच्छी पोट्री होती थी, ये सब कुछ। ठीक है, हमें कैसे पता चला भाई एक ब्रेक आया था? क्योंकि हमें बहुत सारी साइट्स पे बर्निंग का एविडेंस मिला है, जलाने का एविडेंस मिला कि कुछ लोग बहुत बड़ी जगह को जला के कहीं और चले गए थे, या फिर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए थे। इसका क्या मतलब है कि पहले कुछ एरियाज में लोग रहते होंगे, फिर किसी रीजन से उस एरिया को छोड़ के लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। जब वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया। समझ में आया?
अब बात करते हैं उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज की, यानी कि वो क्या खाते थे। देखो ये लोग बहुत सारे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे और फिश भी कंज्यूम करते थे। सो हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें चार्ड ग्रेन्स मिले। चार्ड ग्रेन्स मतलब जले हुए ग्रेन्स और सीड्स मिले हैं। जब कोई चीज जल जाती है ना तो वो प्रिजर्व हो जाती है, तो ये ग्रेन्स जल गए तो प्रिजर्व हो गए। तो इन्हीं चार्ड ग्रेन्स और सीड्स को आर्कियोबोटेनिस्ट ने स्टडी किया। आर्कियोबोटेनिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो प्लांट रिमेन्स की स्टडी करते हैं, पुराने प्लांट रिमेन्स की स्टडी करने में स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, उन्होंने इनकी स्टडी की और हमें पता चला कि भाई कौन कौन से ग्रेन्स मिले, वो क्या क्या खाते होंगे। तो वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सिसमे, मिलेट्स भी मिली है हमें गुजरात की साइड्स पे, और राइस बहुत कम ही देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा हमें एनिमल्स की भी हड्डियां मिली है, जैसे कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। एंड इन हड्डियों को आर्कियोलॉजिस्ट या फिर जू आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है। अब हमें इससे ये भी पता चला कि हो सकता है वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करते होंगे, यानी कि पालतू जानवर भी वो रखते होंगे। इसके अलावा हमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स की भी हड्डियां मिली है, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल। ठीक है, तो इन सभी चीजों की हड्डियां मिली है। इसके अलावा फिश और फाउल, फाउल बेसिकली एक तरीके का पक्षी होता है, उसकी हड्डियां भी मिली है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कि वो खुद इन जानवरों का शिकार करते थे या किसी और से इनके शिकार को खरीद के कंज्यूम करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज की। देखो अब हमें ये तो पता है कि वो एग्रीकल्चर करते थे, भाई इतने सारे ग्रेन्स मिल रहे हैं तो इसका इसका मतलब था कि हाँ वो एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन वो कैसे करते थे? क्या वो प्लो करते थे फील्ड्स को, उसके बाद वो सीड्स फेंकते थे? ये हमें नहीं पता वो कैसे करते थे। देखो बहुत सारी हमें सील्स मिली हैं और ऐसे स्कल्पचर्स मिले हैं टेराकोटा के, जिसपे बुल जैसा कुछ बना हुआ है, जिससे हमें पता चला कि हाँ बुल के बारे में उन्हें पता था। तो इसी से हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगा लिया कि शायद से वो लोग ऑक्सन का इस्तेमाल करते थे अपनी फील्ड्स वगैरह को प्लो करने के लिए। इसके अलावा हमें प्लो के भी छोटे छोटे मॉडल्स मिले हैं चोलिस्तान और बनावली के अंदर। ठीक है, इन साइट्स पे हमें प्लो के भी छोटे छोटे मॉडल्स मिले, जिससे हमें पता चला कि वो प्लो भी करते थे। ठीक है, इसके अलावा एक प्लोड फील्ड का एविडेंस मिला है हमें कालीबंगर राजस्थान के अंदर। अब प्लोड फील्ड क्या होती है? जिस फील्ड के अंदर प्लोइंग की जाती है। ठीक है, वो एग्रीकल्चर करने से पहले, खेती करने से पहले खेत को जो है ट्रैक्टर वगैरह से ऐसे किया जाता है ना, तो उसी को ही प्लोइंग कहते हैं। ठीक है, जोतना बोलते हैं उसे। ठीक है, सो कैसे फील्ड को प्लो किया गया था, हमें कैसे पता चला? देखो वो जो फील्ड थी ना उसको दो हिस्से में बांट के ऐसे प्लोइंग कर रखी थी इस तरीके से। तो हमें पता चला कि हो सकता है वो एक टाइम पे दो तरीके की क्रॉप्स उगाते होंगे। ठीक है, दो डिफरेंट क्रॉप्स वो एक ही टाइम पे उगा रहे होंगे। ठीक है, तो एक प्लॉट फील्ड का एविडेंस भी हमें कालीबंगन राजस्थान पे देखने को मिला है। अब ज्यादातर जो हरप्पन साइट्स थी ना वो सेमी एरिड लैंड्स में लोकेटेड थी, यानी कि जहां पर इतनी बारिश नहीं होती थी। भाई फसल को तो पानी चाहिए, तो वो इरिगेशन कैसे करते होंगे? तो एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन तो चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें कैनाल्स के भी ट्रेसेस मिले हैं कुछ साइट्स पे, जैसे कि शोटुगई जो कि अफगानिस्तान के अंदर है। लेकिन ऐसी कुछ कैनाल्स हमें पंजाब या सिंध वाले एरिया में नहीं मिली है। तो वहां पर वो इरिगेशन कैसे करते होंगे? वो एरिया भी तो सेमी एरिड है। तो इसके लिए हिस्टोरियंस ने कहा कि हाँ भाई ये एरिया सेमी एरिड तो है, हो सकता है यहाँ पे कैनाल्स बनी तो होंगी लेकिन वो बहुत पहले ही वो भर गई होंगी मिट्टी वगैरह से एंड गायब हो गई होंगी टाइम के साथ साथ। या फिर हो सकता है इस एरिया में वेल्स के थ्रू पानी को जो है निकाला जाता होगा और इरिगेशन में यूज किया जाता होगा। इसके अलावा हमें वाटर रिजर्वोयर भी मिला है ढोलावीरा गुजरात के अंदर। हो सकता है इसके अंदर पानी स्टोर किया जाता होगा इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर पानी जो यूज होता है उसके लिए इसके अंदर पानी स्टोर किया जाता होगा। अब हम बात करते हैं मोहनजोदारो की। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत अच्छे अच्छे शहर देखने को मिलते हैं। मोहनजोदारो वाली मूवी में देखो कितना अच्छा शहर था ना वो। देखो हम सभी को मोहनजोदारो के बारे में पता है, लगभग सभी बच्चों को मोहनजोदारो के बारे में पता है। तो मोहनजोदारो एक बहुत वेल नोन साइट है। हालांकि सबसे पहले डिस्कवर पता है कौन सी साइट हुई थी? हड़प्पा। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड। अब देखो ये जो मोहनजोदारो था ना ये दो पार्ट्स में बटा हुआ था, दो सेक्शंस में बटा हुआ था। एक था सिटाडल एंड दूसरा था लोअर टाउन। दो हिस्सों में हमारा मोहनजोदारो बटा हुआ था, सिटाडल एंड लोअर टाउन। सिटाडल बहुत छोटा होता था लेकिन वो ऊंचाई पे था, मतलब छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था। लोअर टाउन बहुत बड़ा था लेकिन इसके नाम से ही क्लियर है ये नीचाई पे था, लोअर था।
Citadel was small but at a height. Lower town was much larger but वो हाइट पे नहीं था. सो इन दो पार्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है, सिटाडेल का और लोअर टाउन का. देखो सिटाडेल एक हाइट पे लोकेटेड था क्योंकि सिटाडेल एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था. मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म पहले बनाया गया, उसके ऊपर सिटाडेल की बिल्डिंग्स बनाई गई, जिसके वजह से सिटाडेल ऊंचा हो गया था लोअर टाउन से. एंड सिटाडेल के चारों तरफ दीवार भी बनाई गई थी ताकि वो लोअर टाउन से अलग दिखे. ठीक है, लोअर टाउन को भी वॉल किया गया, यानी कि सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों को अलग किया गया था उनके चारों तरफ दीवार बना के. लोअर टाउन के भी चारों तरफ दीवार बनी हुई थी. एंड लोअर टाउन हालांकि इतनी हाइट पे नहीं था, लेकिन लोअर टाउन की भी कुछ बिल्डिंग्स जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई थी. ठीक है, जो कि नींव का काम करती थी उन बिल्डिंग्स के लिए. अब इससे क्या पता चलता है भाई, इतने प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि उस टाइम पे लेबर को बहुत बड़े स्केल पे यूज किया जाता था, लेबर का बहुत इस्तेमाल होता था. आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ काम आसान हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे लेबर को ही सारा काम करना होता था, लेबर का बहुत इस्तेमाल होता था बड़े स्केल पे. ये जो सेटलमेंट थी इसको पहले प्लान किया गया था एंड उसके बाद सारा कुछ जो है इम्प्लीमेंट किया गया था. पहले प्लान किया गया था कि यहाँ पर सिटाडेल बनेगा, यहाँ पर लोअर टाउन बनेगा, और उसके बाद धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई थी. इसके अलावा ब्रिक्स भी बताती हैं कि हाँ प्लानिंग होती थी. देखो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, चाहे वो लोथल, धोलावीरा, चाहे वो हमारा हड़प्पा, चाहे मोहनजोदारो, मतलब मैं अलग अलग साइट्स बता रही हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हर एक साइट पे सेम स्टैंडर्डाइज रेशो की ब्रिक्स हमें देखने को मिली है, सेम रेशो की ईंटें हमें देखने को मिली है. कौन सा रेशो था? लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली. यानी कि लेंथ was 4 times of the height and breadth was twice of the height. Length was 4 times of the height and breadth was 2 times of the height. ठीक है, इस रेशो में सारी ब्रिक्स बनती थी थ्रू आउट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, सारी हड़प्पन सेटलमेंट्स में इसी रेशो की ब्रिक्स को इस्तेमाल किया जाता था. अब हम बात करते हैं लेइंग आउट ड्रेन्स की. भाई ड्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन शहरों का. बहुत केयरफुली प्लान करके ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बनाया गया था. प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में उनका ड्रेनेज सिस्टम था. पहले रोड्स और स्ट्रीट्स बनाई जाती थी, रोड्स वगैरह बना दिए और उनके साइड में जो है वो नालियां या फिर ड्रेन्स बनाए जाते थे. ठीक है, मान लो यहाँ पर एक घर है, यहाँ पे ऐसे रोड जा रहा है और इसके कोने पे यहाँ पर एक ड्रेन बना दिया. ठीक है, मतलब ऐसे प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में जो है वो नालियां यानी कि ड्रेन्स वगैरह बनाए जाते थे, जो कि राइट एंगल्स पे ऐसे इंटरसेक्ट करते थे. ठीक है, यहाँ से एक ड्रेन आ रहा है, यहाँ से एक ड्रेन जा रहा है, तो ऐसे राइट एंगल में इंटरसेक्ट करने वाले ड्रेन्स जो है वो बनाते थे. प्रॉपर प्लान करके सब कुछ बनाते थे. इससे क्या पता चल रहा है, पहले गलियां और ड्रेन्स बनते थे और बाद में वहां पर घर, जो जगह बच जाती थी वहां पर घर वगैरह बनाए जाते थे. ठीक है, घर का सारा जो कूड़ा कचरा है, जो वेस्ट है, वो स्ट्रीट ड्रेन में आके ही मिल जाता था. मतलब घर, यहाँ पे घर है, यहाँ से ये कचरा इस वाले ड्रेन में आया और ये ड्रेन जो है फाइनली स्ट्रीट वाले ड्रेन में खाली हो जाता था. समझ में आया? यानी कि हर एक घर की एक दीवार जो है ड्रेन के साथ कनेक्टेड थी, जो ड्रेन वहां से कचरा लेके आता था और स्ट्रीट ड्रेन में खाली कर देता था. समझ में आया? दोबारा से समझाती हूँ, ये वाला टॉपिक थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे. देखो बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है. ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था सब कुछ. मान लो ये एक रोड है, ठीक है, यहाँ एक ड्रेन है, फिर यहाँ एक ड्रेन है. ठीक है, यहाँ पर घर बना दिया, यहाँ पर घर बना दिया. इसका मतलब क्या है, पहले रोड और ड्रेन्स वगैरह बनाए गए थे, उसके बाद जो जगह बची वहां पर घर बनाए गए थे. अब इस घर का जो सारा कचरा है वो इस ड्रेन में आया और फिर फाइनली इस वाले ड्रेन में आके खाली हो गया. वैसे ही इस घर का सारा कचरा इस ड्रेन में आया और इस ड्रेन में आके खाली हो गया. समझ में आया? तो ऐसे ग्रिड पैटर्न में ड्रेन्स वगैरह बने हुए थे. सभी घर का कचरा पहले उस ड्रेन में जाता था और फाइनली स्ट्रीट ड्रेन में आके खाली होता था. समझ में आया? इतना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में. ऑल्सो जो लोथल का सिटाडेल था, मैंने बताया सिटाडेल वॉल्ड होते थे, लेकिन लोथल का जो सिटाडेल था ना वो वॉल्ड नहीं था. सिर्फ एक फैक्ट है, याद रखना. ठीक है, सिटाडेल का लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ. समझ में आया?
अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की, यानी कि लोअर टाउन की। देखो जो मोहनजोदारो का लोअर टाउन था, जो बड़ा वाला एरिया था, जो हाइट पे नहीं था, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो उस लोअर टाउन पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, यानी कि नॉर्मल लोगों के घर होते थे, ठीक है। सो घर कैसे होते थे उसके बारे में बताया गया है। घर के बीच में एक कोर्टयार्ड होता था जहां पर सारी एक्टिविटीज होती थी। एक बरामदा टाइप होता था जिसके चारों तरफ रूम्स होते थे। ये घर है, इसके बीचों बीच एक कोर्टयार्ड है, इसके चारों तरफ जो है वो रूम्स वगैरह बने हुए हैं। समझ में आया? कोर्टयार्ड के अंदर ही सारी एक्टिविटीज होती थी, जैसे खाना बनाना, वीविंग करना, ये सब कुछ जो है कोर्टयार्ड में ही होता था, खास करके गर्मियों वाले दिनों में। ठीक है। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन के घरों में प्राइवेसी का कंसर्न भी देखने को मिलता। भाई वो प्राइवेसी के लिए भी बहुत कंसर्न थे। देखो उनका जो ग्राउंड फ्लोर होता था ना, उसके ऊपर कोई विंडोज नहीं होती थी। इसके अलावा उनका दरवाजा, जो मेन गेट है ना, वो भी इस तरीके से साइड में बना होता था कि उससे घर के अंदर का सब कुछ नहीं दिखता, पूरा व्यू नहीं दिखता। ठीक है, मतलब मान लो ये घर है उनका, यहाँ पर गेट है, तो सिर्फ यहाँ का दिखेगा, और यहाँ पे भी दीवार बना देते थे। इस तरीके से वो कुछ बनाते थे कि दिखेगी तो सिर्फ दीवार दिखेगी, अंदर का कुछ भी नहीं दिखेगा। इस तरीके से वो अपना मेन डोरवे जो है वो प्लान करते थे, और कोई विंडो भी नहीं बनाते थे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे। समझ में आया? ऑल्सो घर के अंदर एक खुद का बाथरूम भी होता था, जिसके अंदर ड्रेन होता था, ड्रेन से कनेक्टेड होता था वो बाथरूम भी, और पूरी ईंटें बिछी होती थी उस बाथरूम के फर्श पे। इसके अलावा कुछ घरों में हमें स्टेयर केसेस के भी रिमेन देखने को मिले, यानी कि सीढ़ियों के रिमेन्स भी देखने को मिले, जिससे पता चला कि हाँ कुछ घरों के अंदर सेकंड स्टोरी भी होती होगी, या फिर रूफ पे जाने के लिए सीढ़ियां वगैरह होती थी। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे घरों के अंदर वेल्स वगैरह होते थे। मोहनजोदारो के अंदर 700 वेल्स जो है वो देखने को मिले हैं। तो ऐसा कुछ उनका घर होता था, बीच में कोर्टयार्ड होता था, एंड जो मेन डोरवे था वो अंदर का व्यू नहीं देता था। देखो सिटाडेल की अगर मैं बात करूं, सिटाडेल के अंदर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिली है जो कि स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए होती थी। लोअर टाउन की मैंने बात की, लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, लेकिन सिटाडेल में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी जो सिर्फ स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए ही रही होंगी, जैसे कि वेयर हाउस। वेयर हाउस एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती थी, जिसका सिर्फ अब नीचे का जो पोर्शन है ना वही बचा हुआ है। ऊपर का पोर्शन शायद से लकड़ी का बना होगा, जो टाइम के साथ साथ डिके हो गया होगा। इसके अलावा ग्रेट बाथ भी हमें देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक होता था, जो कि एक कोर्टयार्ड में था। ठीक है, एक बगीचे के अंदर एक रेक्टेंगुलर टैंक बना होता था ईंटों का, एंड उसके चारों तरफ जो है कॉरिडोर होता था। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है, इसके चारों तरफ कोर्टयार्ड है, ठीक है, ऐसा। एंड इस टैंक के दोनों साइड जो है सीढ़ियां होती थी इसके अंदर जाने के लिए। ठीक है। इसके अलावा ये टैंक वाटर टाइट किया गया था, यानी कि इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें से पानी ना निकले। इसके जो फर्श है इस टैंक का, उसके ऊपर ईंटें लगाई जाती थी, और जिप्सम के मोटार का, मतलब सीमेंट का यूज किया जाता था, इससे पानी ना निकले, इस तरीके से बनाया जाता था इसको। इसके अलावा इस टैंक के 3 साइड्स कमरे होते थे, 3 तरफ कमरे होते थे। हो सकता है वो बाथरूम होते होंगे, चेंजिंग एरिया वगैरह होता होगा। एंड इस टैंक का सारा पानी एक बड़े से ड्रेन के थ्रू बाहर चला जाता था। इसके अलावा इस टैंक के नॉर्दर्न साइड में हमें एक छोटी सी बिल्डिंग देखने को मिली है, जिसके अंदर 8 बाथरूम्स थे। अब ये टैंक इतना ज्यादा यूनिक दिखने में है, इतना स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, तो हिस्टोरियंस ने बोला है कि हो सकता है कि ये टैंक किसी स्पेशल रिचुअल बात के लिए ही बनाया गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सभी को समझ में आया ये टॉपिक? अब हम बात करते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस की। देखो हर सोसाइटी सेम नहीं होती, सोसाइटी में सभी लोग एक तरीके के नहीं होते। कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, हर तरीके के लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस तो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई कैसे हिस्टोरियंस ने उस टाइम के सोशल डिफरेंसेस को पता लगाने की कोशिश की होगी? हिस्टोरियंस बहुत सारी स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं, जैसे कि स्टडीइंग बरियर्स। तो उस टाइम के सोशल डिफरेंसेस को पता लगाने के लिए हिस्टोरियंस ने उनके बरियल्स को स्टडी करने की कोशिश की है। देखो हमें पिरामिड्स के बारे में पता है जो इजिप्ट में बनाए जाते थे। उन पिरामिड्स बेसिकली वो पिरामिड बरियल्स ही तो होते थे किंग्स वगैरह के। तो उन पिरामिड्स के अंदर बहुत ज्यादा वेल्थ वगैरह होती थी, है ना, बहुत ज्यादा वेल्थ के साथ वो लोग जो है बरी किए जाते थे। तो हमें पता चल गया भाई ये पिरामिड्स जो है ये रिच लोगों की ग्रेव्स होती थी। ऐसे ही
हमारे हिस्टोरियंस ने हड़प्पन साइट्स पे जो बरियल्स थे उनको भी स्टडी करने की कोशिश की। हमें पता चला कि हड़प्पन लोग जो है डेड को जनरली एक पिट के अंदर, एक गड्ढे के अंदर ले करते हैं, एक गड्ढे के अंदर लोगों को दफनाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे डिफरेंसेस इन बरियल पिट्स में भी देखने को मिले। कुछ पिट तो नॉर्मली गड्ढा खोदा और डाल दिया इंसान को अंदर, और कुछ पिट्स को क्या किया जाता था, एक गड्ढा खोदा और उसको जो है उसके चारों तरफ ऐसे ईंटें लगा दी गई। ठीक है, यानी कि ये जो पिट्स बने होते थे इनके बनने में भी डिफरेंसेस होते थे, अलग अलग तरीके के होते थे। किसको लाइन कर दिया ऐसे ब्रिक्स के साथ, किसी को नॉर्मल गड्ढे में दफना दिया। तो इन बरियल्स के अंदर भी डिफरेंसेस होते थे। कुछ ग्रेव्स के अंदर हमें पोट्री और ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिले, जिससे पता चला कि कुछ लोग जो है वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, यानी कि मरने के बाद भी इंसान जो है वो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ ज्वेलरी भी मिली है हमें, मेन और वेमेन दोनों के बरियल्स में हमें ज्वेलरी देखने को मिली है। तो हड़प्पा के अंदर एक सिमेंट्री में जब एक्सकवेशन हुई थी मिड 1980s में, तो हमें एक ऑर्नामेंट मिला जिसके अंदर 3 शेल रिंग्स थी, एक जैस्पर का बीड था और इसके अलावा बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स देखने को मिले हैं। एंड वो एक मेल के स्कल के पास है, यानी कि मेल की ग्रेव में था वो। इसके अलावा बहुत सारे हड़प्पन ग्रेव्स के अंदर हमें कॉपर मिरर्स भी देखने को मिले, यानी कि कॉपर के शीशे भी वो दफनाते थे डेड के साथ। लेकिन इतना ज्यादा कोई प्रेशियस मटेरियल हमें नहीं देखने को मिला, यानी कि वो लोग प्रेशियस चीजों को नहीं दफनाते थे डेड के साथ। अब हम बात करते हैं लुकिंग फॉर लग्जरीज की। देखो हिस्टोरियंस जब भी एक्सकवेशन करते हैं, जब भी उन्हें कोई चीज मिलती है तो वो उन्हें 2 चीजों में क्लासिफाई कर देते हैं, 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। यूटिलिटेरियन वो चीजें होती है जो डेली यूज में यूज की जाती है, डेली यूज की चीजें होती हैं जो कि नॉर्मल मटेरियल से बनती है, क्ले की कोई चीज बन गई, पत्थर से कोई चीज बना दी है। ठीक है, जो सिंपल चीजें होती है, जो सिंपल चीजों से बनी होती है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होती है, तो उन्हें यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। वही लग्जरीज वो चीजें होती हैं जो महंगी होती हैं, जो बहुत रेयर चीजों से बनी होती है, रेयर मटेरियल से बनी होती है, जो कहीं और से कोई चीज इंपोर्ट करवाई है तो उससे उस चीज को हम लग्जरी की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पोर्ट्स ऑफ फेंस, जो चीजें बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो चीज बहुत महंगी होती है, किसी इंपोर्टेड चीज को हम लग्जरी कह सकते हैं, इन चीजों को लग्जरी कहते हैं। तो ऐसे ही हिस्टोरियंस जो चीजें मिलती हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, उसको 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूटिलिटेरियन क्या होता है और लग्जरी क्या होता है, लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज करने वाली कोई चीज है लेकिन वो लग्जरियस मटेरियल से बनी हुई है। मान लो नॉर्मल शीशा है, अगर वो सोने का बना है, शीशा तो नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर वो सोने का बना है तो हम उसे लग्जरी कहेंगे या यूटिलिटेरियन कहेंगे? तो इन चीजों में दिक्कत आती है। देखो ये चीज देखने को मिली है कि ज्यादातर वैल्यूएबल मटेरियल है ना, ज्यादातर हमें बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में ही देखने को मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा। ऐसी चीजें जो है छोटी सेटलमेंट्स में नहीं देखने को मिली, जैसे कि लोथल, धोलावीरा, यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिली ये चीजें। ठीक है, कालीबंगन यहाँ पर नहीं देखने को मिली। गोल्ड भी बहुत रेयर था इन हड़प्पन सेटलमेंट्स के अंदर, गोल्ड बहुत कम ही देखने को मिला, और वो भी बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में देखने को मिला। और गोल्ड की ज्वेलरी पता है कैसे मिली है? होर्ड्स में मिली है, यानी कि जो बर्तन वगैरह होते थे ना उसमें लोगों ने छुपा के रख दिया तो वो हमें मिल गया। तो ऐसे होर्ड्स मिले हैं जिसमें हमें गोल्ड की ज्वेलरी देखने को मिली है, और वो भी बहुत कम ही देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर चानूदारो के बारे में। देखो चानूदारो एक बहुत छोटी सी सेटलमेंट थी, सिर्फ 7 हेक्टेयर की सेटलमेंट थी। देखो मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर का था, तो कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी एक साइट थी ये। अब इस सेटलमेंट में पूरी तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, हर तरीके का क्राफ्ट प्रोडक्शन इस सेटलमेंट में होता था। बहुत सारे मटेरियल्स को यूज किया जाता था, कुछ किसी भी चीज को बनाने के लिए, बीड्स बनाने के लिए अलग अलग चीजों का यूज किया जाता था, अलग अलग शेप्स वगैरह दी जाती थी उन बीड्स को, कोई रेक्टेंगुलर शेप की, कोई ट्रायंगल शेप की, अलग अलग शेप की बीड्स वगैरह बनाई जाती थी।
इवन जो टेक्निक्स होती थी ये बीड्स बनाने के लिए वो भी डिफर करती थी, यानी कि अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था बीड्स को बनाने के लिए। एंड आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला है कि ये जो कार्नेलियन जो पत्थर होता है वो रेड कलर का नहीं होता, वो येलो कलर का होता है। उसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है ना, उसको बहुत 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 बार फायर किया जाता है, जब जाके उसका रेड कलर जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स वगैरह भी देखने को मिली है चानुदारो, लोथल और धोलावेरा के अंदर भी। इसके अलावा नागेश्वर और बालाकोट, ये दो ऐसी सेटलमेंट्स हैं जो कि हमें कोस्ट के पास देखने को मिलती है। भाई कोस्ट के पास है तो यहाँ पे क्या काम होता होगा, यहाँ पर शेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, कोस्ट के पास ही शेल्स मिलते हैं, तो शेल की जो चीजें हैं वो इन्हीं सेटलमेंट्स में बनाई जाती थी। यानी कि जहां पर जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पर उससे रिलेटेड काम भी हो रहा है। ठीक है, देखो हमें पता चला कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम है वो छोटी सेटलमेंट्स में होता था, जैसे कि चानुधारो और लोथल में, और इन चीजों को, इन ऑब्जेक्ट्स को बड़ी सिटीज में, बड़े शहरों में, बड़ी सेटलमेंट्स जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के अंदर जाके बेचा जाता था। यानी कि छोटी सेटलमेंट्स में क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था और बड़ी सेटलमेंट्स में इन चीजों को लेके जाया जाता था। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई कैसे हमें पता चला कि यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। तो हिस्टोरियंस बहुत सारी चीजों को देख के समझते हैं कि हाँ यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता होगा। जैसे कि रॉ मटेरियल, अगर कहीं जगह पे कोई रॉ मटेरियल मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कोस्ट के पास नागेश्वर और बालाकोट लोकेटेड थे, तो कोस्ट के पास ही शेल मिलते हैं, तो वहीं पर ज्यादातर जो शेल ऑब्जेक्ट्स का काम है वो होता था। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चला। इसके अलावा टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा वेस्ट, तो इन सभी चीजों से हमें पता चला कहीं पर टूल्स मिल रहे हैं, जैसे कि हमें स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिल रही हैं या फिर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा भर भर के वेस्ट मिल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि जरूर यहाँ पर इन चीजों से रिलेटेड कुछ काम होता होगा, यहाँ पर जरूर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा, जब तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। समझ में आया? तो इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो है हिस्टोरियंस पता लगाते थे कि ये एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर रहा होगा। ज्यादातर छोटी सेटलमेंट्स के अंदर ही क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, लेकिन कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन बड़ी बड़ी शहरों में जैसे कि मोहनजोदारो में भी होता था, बट लार्जली स्मॉल सेटलमेंट्स में ही इट वाज कंसंट्रेटेड। नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें लोकली अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि बहुत सारी चीजें जैसे कि क्ले, ये सारी चीजें लोकली अवेलेबल होती थी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती थी जो लोकली अवेलेबल नहीं होती थी, जिनको दूर से मंगवाना पड़ता था, जैसे कि स्टोन, टिम्बर, मेटल, तो ये बाहर से मंगवाना पड़ता था। हमें टेराकोटा के बुलक कार्ट्स के छोटे छोटे मॉडल्स मिले हैं, टॉय मॉडल्स मिले हैं, जिससे हमें पता चला कि हो सकता है ये लैंड रूट्स के अलोंग बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल करते होंगे एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, या फिर लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बुलक कार्ट्स का ही इस्तेमाल होता होगा। इसके अलावा रिवराइन रूट्स के थ्रू, यानी कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू जो है, सीज के थ्रू, रिवर्स वगैरह के थ्रू भी जो है ट्रेड वगैरह होता होगा। देखो कैसे दूसरी जगह से मटेरियल लाया जाता था। तो देखो मैंने आपको बताया नागेश्वर और बालाकोट ये कोस्ट के पास है, तो यहाँ पर शेल अवेलेबल है, तो यहीं पर एक सेटलमेंट बना ली, यहीं पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा बाहर से भी चीजें मंगवाई जाती थी, जैसे कि शोटोगई, शोटोगई के अंदर लैपिस लजुली है, तो वहां से जो है शोटोगई से लैपिस लजुली मंगवा लिया। लोथल के अंदर कार्नेलियन है, तो वहां से कार्नेलियन मंगवा लिया, वहां से कार्नेलियन मंगवा लिया। ठीक है, राजस्थान के अंदर स्टीयरटाइट है, तो वहां से स्टीयरटाइट और मेटल वगैरह मंगवा लिया। इसके अलावा एक्सपेडिशंस भेजी जाती थी, यानी कि दूर दूर वाले इलाकों में जो है लोगों को भेजा जाता था, लोकल कम्युनिटीज के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता था, यानी कि कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को भेजा जाता था और उनसे बोला जाता था कि जाओ तुम उन लोगों से बातें करो और उनको मनाओ कि वो हमारे साथ ये चीजों का ट्रेड करें। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेडिशंस भी भेजी जाती थी। जैसे कि खेतरी रीजन के अंदर, वहां से कॉपर वगैरह जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में आता है, तो ऐसा माना जाता है कि खेतरी एरिया जो है राजस्थान का, वहां पर कोई और कल्चर था, यानी कि वो एरिया हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था, वहां पर कोई दूसरी ही सिविलाइजेशन, कोई दूसरा ही कल्चर, जैसे कि गणेश्वर जोधपुरा कल्चर वहां पर था। यानी कि वहां पर हमें कैसे पता चला कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर जो पोट्री मिली है वो हड़प्पन लोगों वाली पोट्री नहीं है, वो हड़प्पन पोट्री से अलग है। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में इतना कॉपर नहीं देखने को मिला जितना कॉपर वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो इन चीजों से पता चला कि खेतरी एरिया जो है वहां पर कोई और ही कल्चर फ्लोरिश हो रहा था। इसके अलावा कुछ दूसरे देशों से भी चीजें आती थी, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो कॉपर है वो ओमान से भी आता था। ठीक है, सो साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला पे एक कंट्री लोकेटेड है, तो वहां उसको ओमान कहते हैं, और वहीं से कॉपर हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आता है। अब आप कहोगे क्यों भाई, कॉपर वहां से क्यों आ रहा था, राजस्थान से भी तो आ रहा था। हाँ, राजस्थान से भी आ रहा था, लेकिन जब हमने केमिकल एनालिसिस किया उस कॉपर का तो हमें पता चला, देखो ओमानी कॉपर के अंदर निकल है और सेम निकल के ट्रेसेस हमें हड़प्पन कॉपर के अंदर भी देखने को मिले, जिससे पता चला कि दोनों ही कॉपर का ओरिजिन सेम है, कॉमन ओरिजिन है, यानी कि जो ओमान में कॉपर है वही हड़प्पा के अंदर कॉपर देखने को मिला, यानी कि वहीं से वो कॉपर आ रहा है। इसके अलावा हमें बहुत सारी हड़प्पन चीजें भी ओमान के अंदर देखने को मिली है, जैसे कि ये बहुत बड़ा सा हड़प्पन जार, ये जार हमें बहुत सारी ओमानी साइट्स पे देखने को मिला है। तो हो सकता है इस जार के अंदर जो भी था वो हड़प्पन लोग उन लोगों के साथ कॉपर के बदले में ट्रेड करते होंगे। इसके अलावा मेसोपोटामिया टेक्स्ट से देखने को मिला, जब मेसोपोटामियन टेक्स्ट को रेफर किया गया कि वहां पर मेसोपोटामिया में कॉपर मगन नाम के किसी रीजन से आ रहा है, तो शायद से मगन ओमान को ही बोला जा रहा है। मगन इज द नेम ऑफ ओमान ओनली। इसके अलावा मेसोपोटामियन टेक्स्ट में दिलमुन, मगन और मेलुहा, इन तीन अलग साइट्स का नाम भी देखने को मिलता है। दिलमुन इज फॉर बहरीन, मगन मैंने बताया था ओमान के लिए, एंड मेलुहा हो सकता है हड़प्पन रीजन के लिए यूज करते होंगे। एक मेसोपोटामियन मिथ भी है जिसमें मेलुहा को रेफर किया जा रहा है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए बोला जा रहा है, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस, यानी कि हो सकता है हाजा बर्ड पिकॉक को बोला जा रहा है, तो पिकॉक इंडिया में देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है मेलुहा जो टर्म है वो हड़प्पा के लिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए यूज की जाती होगी। इसके अलावा मेलुहा को लैंड ऑफ सी फेयरर्स भी बोला जा रहा है, यानी कि सी से ट्रेवल करने वाले लोग। इसके अलावा हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ सील्स भी देखने को मिले, जिसपे बोट्स या फिर शिप्स की डिपिक्शंस देखने को मिलती है, तो हो सकता है वो सी या फिर रिवराइन रूट्स के थ्रू जब ट्रेड करते होंगे तो वो बोट्स और शिप्स का ही यूज करते होंगे। अब हम बात करते हैं सील्स और सीलिंग्स की। देखो, सील्स और सीलिंग्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए यूज की जाती है। मान लो एक बैग है जिसके अंदर कुछ चीजें भरी हुई हैं, कुछ सामान है जो कि दूसरी जगह पे लेके जाना है। उस बैग को ऐसे बांध दिया और उसके यहाँ पे नॉट लगा दी और इसके ऊपर यहाँ पर एक सील लगा दी, ठीक है, और अब वो दूसरी जगह पहुंच गया। वो बैग अगर वैसा का वैसा उसके ऊपर वही सील लगी हुई है, इसका मतलब वो सामान जो है उसको खोला नहीं गया, उस बैग को खोला नहीं गया। लेकिन अगर वो सील टूटी हुई है, यानी कि उसको टेम्पर किया गया, उसको खोला गया है, उसको खोल के देखा गया है, ठीक है, तो ये जो सीलिंग है ये आइडेंटिटी भी कन्वे करती थी सेंडर की कि किसने ये जो बैग वगैरह ये जो चीज है ये किसने भेजी है। अब हम बात करते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट की। देखो, हड़प्पन सील्स के ऊपर एक लाइन ऑफ राइटिंग, एक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, लेकिन आज तक भी हमें पता नहीं चला कि भाई ये क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर। और हड़प्पन सील्स के ऊपर एक मोटिव भी बना होता है, तो शायद से जो लोग अनपढ़ होते थे, यानी कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उनको कुछ मतलब समझाता होगा ये एनिमल या फिर जो भी ये मोटिव बना हुआ है, तो उनके लिए होगा ये। अब हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस भी मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ज्यादातर इंस्क्रिप्शन शॉर्ट ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन मिली है उसके अंदर लगभग 26 साइंस है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक भी अनडिसाइफर्ड है, यानी कि उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, हम नहीं समझ सकते कि क्या लिखा हुआ है। और उनकी जो स्क्रिप्ट है वो अल्फाबेटिकल भी बिल्कुल नहीं है। अगर अल्फाबेटिकल होती तो अभी तक हो सकता है डिसिफर हो चुकी होती। उनकी स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्यादा साइंस है, लगभग 375 टू 400 साइंस है, और उनकी स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो लोग लेफ्ट टू राइट नहीं लिखते थे, वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ऐसे राइट टू लेफ्ट वो लोग लिखा करते थे। कैसे भाई, देखो जब हम लिखते हैं, मान लो ये शीट है तो यहाँ पर स्पेस छोड़ते हैं और ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर क्रैम्पिंग होती है, यानी कि यहाँ पे स्पेस नहीं बचता है। लेकिन उनके केस में उल्टा देखने को मिला, यहाँ पर स्पेस छोड़ रखा है और यहाँ पर क्रैम्पिंग है, यानी कि यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है। इसका मतलब वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे और यहाँ पर खत्म करते थे, यानी कि वो राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। समझ में आया? इसके अलावा बहुत सारी हड़प्पन चीजों पे हमें राइटिंग देखने को मिली है, जैसे कि टूल्स के ऊपर, सील्स के ऊपर। इसके अलावा हमें एक साइन बोर्ड भी देखने को मिला है।
अब हम बात करते हैं वेट्स की। तो वो जो भी एक्सचेंजेस करते थे, जिस भी चीज का ट्रेड करते थे, वो एक प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स को फॉलो करते थे। उनके जो वेट्स होते थे वो चोट के बने होते थे, यानी कि एक स्टोन होता था जिसको चोट कहा जाता था, उससे उनके वेट्स वगैरह बने होते थे। उनके वेट्स क्यूबिकल होते थे और उनके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होता था। जो लोअर डिनोमिनेशन यानी कि जो छोटे वेट्स थे वो बाइनरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड थे, और जो बड़े वेट्स थे वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, हो सकता है छोटे छोटे वेट्स का इस्तेमाल किया जाता होगा छोटी छोटी चीजों को वे करने के लिए, जैसे कि ज्वेलरी, बीड्स को तोलने के लिए, वे करने के लिए, इन चीजों के लिए छोटे वेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा मेटल स्केल पेंस यानी कि एक तराजू भी हमें देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं एंशिएंट अथॉरिटी की। एंशिएंट अथॉरिटी यानी कि कौन हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये सारे डिसीजंस लेता था, इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजंस कौन लेता था। देखो, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, यानी कि उनके ब्रिक्स स्टैंडर्डाइज रेशो के थे, प्रॉपर वेट्स का सिस्टम था, सील्स देखने को मिली है। तो भाई ये इतनी यूनिफॉर्मिटी कैसे हो सकती है, हर सेटलमेंट में कैसे सेम रेशो की ब्रिक्स देखने को मिल रही है। तो कोई ना कोई तो अथॉरिटी हो गई, कोई ना कोई अथॉरिटी तो होगी इस यूनिफॉर्मिटी के पीछे। तो सेटलमेंट्स को इतने स्ट्रैटेजिकली किसने सेटअप किया होगा, हु ऑर्गेनाइज्ड ऑल दीज एक्टिविटीज, तो वो समझते हैं। देखो, अभी तक हिस्टोरियंस ने बहुत सारी चीजों को स्टडी किया है, लेकिन कोई भी क्लियर आंसर हमें नहीं मिला है। एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग हमें मोहनजोदारो में मिली है, जिसको नॉर्मली हमने पैलेस लेबल कर दिया, हमने उससे पैलेस कह दिया, लेकिन कोई हमें ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि हाँ वो पैलेस ही रहा होगा। इसके अलावा हमें एक स्टोन स्टैचू भी मिला है जिसको हमने प्रीस्ट किंग कह दिया। ये जो देखने को मिल रहा है, दिस इज द प्रीस्ट किंग का स्टैचू। तो इस स्टैचू को नॉर्मली हमने प्रीस्ट किंग कह दिया और बोल दिया कि हाँ हो सकता है ये रूल करते होंगे इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को। आर्कियोलॉजिस्ट बहुत अलग अलग अनुमान लगाते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी के अंदर कोई राजा वगैरह नहीं होता था, कोई रूलर्स नहीं थे, सब लोग इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि कोई एक राजा नहीं होगा बल्कि बहुत सारे राजा होंगे, जैसे कि मोहनजोदारो का एक सेपरेट रूलर, हड़प्पा का कोई सेपरेट रूलर, तो ऐसा होता होगा। जबकि दूसरे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक ही राजा होगा। भाई इतनी सिमिलैरिटी कैसे सभी चीजों में, इतनी अच्छे से सब चीजों को कैसे प्लान किया गया है, ऐसे स्टैंडर्डाइज रेशो के ब्रिक्स सब जगह कैसे पॉसिबल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई राजा नहीं होगा, सब इक्वल रहे होंगे, कुछ कहते हैं कि नहीं भाई बहुत सारे होंगे राजा, और कुछ कहते हैं कि हाँ सिर्फ एक ही राजा होगा। ठीक है, तो अभी तक ये जो लास्ट वाली थ्योरी के सिर्फ भाई एक ही राजा होगा, ये सबसे ज्यादा प्लॉजिबल, सबसे ज्यादा सही मानी जाती है। नाउ द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। देखो, अप्रोक्सीमेटली 1800 बीसी के आसपास ज्यादातर हड़प्पन सेटलमेंट्स जो है, साइट्स, वो अबैंडन होने लग गई थी, एंड चोलिस्तान वाज वन अमंग देम। ठीक है, अब नई सेटलमेंट्स बिल्कुल एक नए रीजन के अंदर देखने को मिली, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। अब यहाँ पर सेटलमेंट्स शिफ्ट होने लग गई थी, और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलने लग गया, जैसे कि जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स पहले देखने को मिलते थे अब वो डिसअपियर होने लग गए, जैसे कि उनका वेट्स का जो सिस्टम था, सील्स थी, स्पेशल बीट्स थे, राइटिंग सिस्टम, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, मतलब वो जो स्पेशलाइजेशन थी ना, वो स्टैंडर्डाइजेशन, वो यूनिफॉर्मिटी, वो चीज अब खत्म हो गई थी। पहले हर चीज बहुत मॉडर्न दिखती थी, मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम, मॉडर्न ग्रिड पैटर्न, स्टैंडर्डाइज रेशियो, ये चीजें जो अब रूरल वे में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, एंड इसी को हम लेट हड़प्पन कल्चर कहते हैं। ठीक है, जब हर एक चीज जो है वो रूरल दिखने लग गई थी। अब इस चीज के पीछे, इस डिक्लाइन के पीछे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस अलग अलग हिस्टोरियंस देते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, कुछ डिफोरेस्टेशन को उसका कारण मानते हैं, कुछ कहते हैं कि जहां पे ये पहले रहते थे वहां पर बहुत एक्सेसिव फ्लडिंग होगी जिसकी वजह से इन्होंने अपने सेटलमेंट्स को कहीं और शिफ्ट कर लिया। कुछ शिफ्टिंग या फिर ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, कहते हैं कि वहां पर जो रिवर सोर्स थी वाटर का, अब वो ड्राई हो गई या फिर वो शिफ्ट हो गई जिसकी वजह से इन्होंने भी शिफ्ट कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि लैंडस्केप का बहुत ओवर यूज हो गया था, फर्टिलिटी खत्म हो गई थी, इस वजह से इनको शिफ्ट करना पड़ा। अब ये सारे रीजंस जो हैं वो सभी सेटलमेंट्स के अबैंडनमेंट को या फिर सभी सेटलमेंट्स के शिफ्ट को तो जस्टिफाई नहीं करते, है ना। तो भाई पूरी की पूरी सिविलाइजेशन इन फैक्टर्स की वजह से, इन एक्सप्लेनेशंस की वजह से तो डिक्लाइन नहीं हुई होंगी, उनका कोलैप्स नहीं हुआ होगा। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग या फिर प्लॉजिबल रीजन माना जाता है कि वो जो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट था, यानी कि वो जो अथॉरिटी थी, इट केम टू एन एंड, उनका एंड हो गया।
उनकी डेथ हो गई होगी कहीं ना कहीं, जिसके वजह से ये पूरी यूनिफॉर्मिटी खत्म हो गई एंड ये सेटलमेंट्स जो है इनका डिक्लाइन हुआ बहुत रैपिडली। ठीक है, और दूसरे रीजन में कोई दूसरा कल्चर फ्लोरिश हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे प्लॉजिबल रीजन कौन सा माना जाता है? द एंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट। समझ में आया? इस पे से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान से इसे समझ लेना। ये जो रीजंस है ना, ये आपको एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे, क्लाइमेट चेंज कैसे हो सकता है। ठीक है, नाउ डिस्कवरिंग दी हरप्पन सिविलाइजेशन। देखो, जब हरप्पन सिटीज जो है वो रूइन हुई, खत्म हुई, कोलैप्स हुई, लोग धीरे धीरे उनके बारे में भूलते चले गए थे। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे कि खुदाई हो रही है, एक्सकवेशन हो रहा है, या फिर कोई अपने खेत को प्लो कर रहा है, तो ऐसे स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स जो है वो ओकेजनली जो है सरफेस पे देखने को मिलते थे। अब हम बात करते हैं कनिंगम की कंफ्यूजन की, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, कनिंगम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब इन्होंने भी जो है मिड 19th सेंचुरी के आसपास एक्सकवेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अब ये क्या करते थे, ये रिटन रिकॉर्ड के ऊपर, रिटन वर्ड्स के ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे। इनका ज्यादा इंटरेस्ट था अर्ली हिस्टोरिक, बेसिकली 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी बीसी, इस सीई वाले टाइम पीरियड के ऊपर इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, एंड ये रिलाई करते थे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो अपने पीछे अकाउंट्स छोड़ गए थे ना, उनके ऊपर ये रिलाई करते थे इस टाइम की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि इनके टाइम पे भी जब वो एक्सकवेशंस करवा रहे थे, बहुत सारे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जो है वो देखने को मिलते थे। इवन लोगों को, कोई प्लो कर रहा है अपनी फील्ड को, कोई कुछ कर रहा है, तो वो भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स दिख जाते थे। वो आर्टिफैक्ट्स कनिंगम के पास पहुंचते भी थे, लेकिन उनके पास मतलब उन्हें ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो जो आर्टिफैक्ट्स है वो कितने सिग्निफिकेंट है, वो कितने पुराने हैं। उनको एक बार हड़प्पन सील भी दी गई थी एक इंग्लिशमैन के द्वारा, लेकिन उन्होंने उसको एक गलत टाइम फ्रेम में प्लेस करने की कोशिश की। उन्हें लगता था 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो है वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिससे वो फेमिलियर थे उस टाइम फ्रेम में, उन्होंने उस सील को एडजस्ट करने की कोशिश करी, जिसके वजह से उन्होंने उसकी रेलेवेंस जो है, सिग्निफिकेंस जो है कहीं ना कहीं मिस कर दी। ठीक है, उन्हें लगता था कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं गंगा वैली के अंदर जो सिटीज एस्टेब्लिश हुई थी वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिग्निफिकेंस को मिस कर दिया था। नाउ अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अब देखो, ऐसी ही सिमिलर सील्स दयाराम साहनी ने भी हड़प्पा में डिस्कवर करी ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी, एंड रक्कल दास बनर्जी ने भी ऐसी ही सील्स मोहनजोदारो में एक्सकवेशंस के दौरान जो है डिस्कवर की थी। अब ये जो साइट्स थी जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, अब धीरे धीरे ये पता चलने लग गया था कि ये सारी साइट्स एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर यानी कि एक सिंगल सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। तो इस फाइंडिंग के बेसिस पे 1924 में जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने वर्ल्ड में एक नई सिविलाइजेशन की डिस्कवरी अनाउंस कर दी, विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, सो एस एन रॉय एक पर्सन थे जिन्होंने अपनी बुक में लिखा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये एक बुक लिखी है, उसमें लिखा है कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर, यानी कि मार्शल ने इंडिया को 3000 साल पीछे जो है छोड़ दिया। मतलब जब मार्शल ने इंडिया को ढूंढा, मतलब जब मार्शल इंडिया आए उससे 3000 साल पीछे इंडिया को वो छोड़ गए। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन ना सिर्फ एक नई सिविलाइजेशन थी, बल्कि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्ररी भी थी। ऑल्सो जॉन मार्शल ये पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किया था, एंड इन्होंने ग्रीस और क्रीट में भी जो है सिमिलर फील्ड में एक्सकवेशंस वगैरह का एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने गलती कर दी। इन्होंने क्या करा, रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स पे एक्सकवेशन की। देखो, मान लो ये कोई माउंट है, इन्होंने सेम लेवल पे एक्सकवेशंस करवा दी। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसे देखो, ये एक स्ट्रैटिग्राफी जो इन्होंने मिस कर दी। मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, फिर ये दूसरा लेवल है, मतलब इस पार्ट में दूसरी हिस्ट्री होगी, इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में दूसरी हिस्ट्री होगी, इस पार्ट में, लेकिन इन्होंने क्या ऐसे डग करवा दिया, जिसकी वजह से ये दो वाली, ये जो दो, मतलब दो टाइम फ्रेम की जो आर्टिफैक्ट्स थे वो जो है मिक्स हो गए। ठीक है, तो इन्होंने रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स पे जो है एक्सकवेशंस करवा दी, इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर कर दिया, जिसके वजह से जो अलग अलग
आर्टिफैक्ट्स थे दे वर ग्रुप्ड टुगेदर, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स की जो रेलेवेंस थी, सिग्निफिकेंस थी, उसको मिस कर दिया। अब हम बात करते हैं आर.ई.एम. व्हीलर की। ही वॉज ऑल्सो अनदर डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ये 1944 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। अब इन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया कैसे भाई? इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करवाया। वो जो माउंट्स थे, वो जो फेजेस थे ना, उन फेजेस के हिसाब से इन्होंने एक्सकवेशंस करवाए। अब ये एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, तो जो प्रिसीजन, मिलिट्री प्रिसीजन उनके अंदर था ना, वही उन्होंने आर्कियोलॉजी में भी जो है अपनाया। ठीक है। सो अब पार्टीशन के बारे में बताया गया है। देखो, पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे। ठीक है। सो उस टाइम पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट थी, लेकिन पार्टीशन के बाद जो है बहुत सारी जो हमारी साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो पाकिस्तान में चली गई है, पाकिस्तानी टेरिटरी का पार्ट बन गई है। सो उसके बाद भी, पार्टीशन के बाद भी बहुत सारी साइट्स को इंडिया के अंदर लोकेट किया गया है, डिस्कवर किया गया है, और आज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन पे काम जारी है। एंड अलग अलग थ्रू आउट द वर्ल्ड अलग अलग हिस्टोरियंस जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। ठीक है। तो ये वही बताया गया है कि 1980s से ही, सिंस 1980s इंटरनेशनल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हड़प्पन आर्कियोलॉजी में। अब हम बात करते हैं क्लासिफाइंग फाइंड्स की। देखो, मैंने पहले बताया था कि जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उनको यूटिलिटेरियन और हमारे लग्जरीज के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। सिमिलरली आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, यानी कि वो किस चीज से बना है, पत्थर से बना है, क्ले से, लकड़ी से, आइवरी से, बोन से। देखो, लकड़ी वाली चीज तो ज्यादातर डिके ही हो जाती है। एंड दूसरा फंक्शंस के हिसाब से कि भाई वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, डेली यूज में हो रहा है, टूल है, एक ऑर्नामेंट है, या फिर टूल और ऑर्नामेंट दोनों का ही काम कर रहा है, या कोई रिचुअल यूज के लिए उस चीज को यूज किया जा रहा है। ठीक है। एंड उन चीजों को आज की चीजों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो चटनी बनाने वाला जो पत्थर होता है, वैसा ही सिमिलर पत्थर हड़प्पन टाइम्स में भी मिला है। ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि भाई ये चटनी बनाने वाला पत्थर है? आज के टाइम से हमने उसको कंपेयर किया। ठीक है। और कई बार इनडायरेक्ट एविडेंस के ऊपर भी बिलीव करना पड़ता है। ठीक है। हिस्टोरियंस फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, यानी कि कड़ी से कड़ी जोड़ के जो है हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो बहुत सारी चीजों को मेसोपोटामिया से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द सिविलाइजेशन व्हिच वाज कंटेम्पररी टू द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो, हिस्टोरियंस क्या करते थे, जो भी चीज अनयूजुअल या फिर अनफेमिलियर सी दिखती थी, मतलब अलग सी दिखती थी, उसको सिंपली रिलीजियस सिग्निफिकेंस दे देते थे, यानी कि रिलीजन से जोड़ के देखते थे। जैसे कि ये ऐसी ऐसी जो टेराकोटा फिगराइंस है विमेन की, बहुत हेवीली ज्वेल्ड, ये जो विमेन की फिगराइंस है ये देखने को मिली है। ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं, एंड इनको हिस्टोरियंस ने मदर गॉडेस जो है बोल दिया है। सिमिलरली प्रीस्ट किंग, वो जो स्टैचू मिला था उसको प्रीस्ट किंग बोल दिया है। ठीक है। क्योंकि उसका जो पहनावा था वो कुछ ऐसा दिख रहा था। ग्रेट बाथ, फायर ऑल्टार, सो कालीबंगन और लोथल में मिले हैं, उनको भी रिचुअल सिग्निफिकेंस दे दिया है उनके यूनिकनेस के वजह से। इसके अलावा बहुत सारी रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की भी कोशिश की है, सील्स को देख के। ठीक है। जो सील्स के ऊपर अलग अलग सीन्स बने हुए हैं उनको समझने की कोशिश की है। इसके अलावा बहुत सारे सील्स के ऊपर प्लांट के भी जो मोटिव्स है, चित्र है, वो बने हुए हैं, जिससे ऐसा माना जाता है कि हो सकता है हड़प्पन लोग नेचर वर्शिप में बिलीव करते होंगे। इसके अलावा एक वन हॉर्न्ड एनिमल की एक फिगर देखने को मिली है जिसको यूनिकॉर्न माना जाता है। इससे पता चला कि भाई शायद से वो लोग मिथिकल भी थे। एक सील पे एक क्रॉस लेग्ड पोस्चर में, योगिक पोस्चर में एक इंसान बैठे हुए हैं, जिसको प्रोटो शिवा की सील कहा जाता है। देखो, ये वाली सील। इसके अलावा बहुत सारे कॉनिकल छोटे छोटे स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसको लिंगास बोला गया है। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो है हिस्टोरियंस फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। तो देखो, जो प्रोटो शिवा वाली सील है उसको कंपेयर करके देखा जा रहा है कि भाई वो जो है वो शिवाई है या फिर वो रुद्र है। तो ऋग्वेदा एक अर्लीस्ट टेक्स्ट हमें पता है,
ठीक है, ये एक रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेदा, उसमें रुद्र के बारे में मेंशन है, ठीक है, जिसको लेटर पुरानिक ट्रेडिशंस में शिवा कहा जाता है। तो बताया जा रहा है कि भाई ये जो है एनिमल्स के साथ तो रुद्र एसोसिएटेड ही नहीं थे, तो भाई ये रुद्र तो नहीं हो सकते, तो क्या ये कोई शमन है, ठीक है, मतलब ऐसे बोला जा रहा है। तो कंपैरिजन के बारे में बस, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली शमन्स कौन होते हैं ये भी बता देती हूँ। शमन वो लोग होते हैं, वो मेन या फिर वुमेन होते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं एंड वो दूसरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उनको ही शमन कहते हैं। एंड देखो ये लिंगास हैं, ठीक है, ये कॉनिकल स्ट्रक्चर्स। सो हियर आर चैप्टर नंबर 1 कम्स टू एन एंड। सो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक चीज मैंने कवर करी है एंड इसके बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों का कोई डाउट होगा फ्रॉम दिस बुक। एंड फिर भी कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो वहां पर प्लीज लेट मी नो। ये सारे नोट्स जो है दे विल बी अवेलेबल ऑन दी टेलीग्राम चैनल एंड वहां पर जो है मैं ये हाईलाइटेड पीडीएफ भी डाल दूंगी, तो प्लीज फॉलो दैट ताकि आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाए। नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड, आई विल प्रोवाइड दी हाईलाइटेड पीडीएफ एज वेल। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, प्लीज हाइप दिस वीडियो एज वेल ताकि सभी लोगों तक पहुंचे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर अनदर सच वीडियोस। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।